ब्रिगेडियर साहब, जंग का 14वां रोज है। 4,000 तकरीबन फलस्तीन अब तक शहीद हो चुके हैं, 14,000 से जायद जख्मी हैं, लेकिन इमदाद अभी तक नहीं पहुंच पा रही। कहां तक ये जाके मामला रुकेगा? किसी को होश आएगा? इमदाद ले जानी नहीं दी जा रही, वहां पर तो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है अब सर। जी, ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है इजराइल की। इसका आई थिंक कल भी जिक्र हुआ कि दाइवा पॉलिसी है जिसको कहते हैं ग्रास मोइंग, और ये इन ह्यूमन किस्म की पॉलिसी 1948 से राइज है, और इसमें 4 इंतफादा हो चुकी हैं पैलेस्टीनियंस की, और हर बार जब भी रेजिस्टेंस हुई है यही सीन देखने में आए हैं। इस दफा सिर्फ फर्क ये था कि हमास ने बाहर निकल के फैसला किया कि बजाय घरों में बैठ के हम मिलेशन में मारे जाएं, हम लोग जो है वॉर को इजराइल के अंदर ले जाएंगे, और उसके अंदर उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी है। और उसमें फ़लस्तीनी इलाकों पे जिस तरीके से आई थिंक दहशतगर्दी का पूरा बाजार गर्म किया गया है, और जिस तरीके से बॉम्बिंग हो गई। आज की भी रिपोर्ट है कि एक चर्च है अपना सेंट बोरफेरिस चर्च जो है, वहाँ पे भी पनाह गुज़ीन थे और उसको हिट किया गया, और उसमें क्रिश्चियन भी मारे गए हैं और मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन इस पे आई थिंक सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेहिस्सी है, और किसी हद तक ओआईसी का ऐसा लाएअमल इख्तियार ना करना जिससे इसको आई थिंक प्रैक्टिकली रोका जा सके। ओआईसी के पास बहुत बड़े ऑप्शन है, ये ऑलमोस्ट पौने 2 अरब की आई थिंक मुसलमान पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है दुनिया में। कोई 57 मुल्क हैं हम लोग, और इसराइल को इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। अगर रीजन में देखें, बड़े बड़े ममालिक है लाइक मिस्र है, जॉर्डन है जो आई थिंक मेन आई थिंक स्टेक होल्डर्स हैं। इसके अलावा जो है फिर सीरिया है और लेबनान, और फिर अरब ममालिक हैं, और फिर आई थिंक बाकी इस्लामी ममालिक हैं। सो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, जी। और ये सीन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आई थिंक इस दफा जो है इसकी इंतहा कर दी गई है जुल्म की। और इसमें आई थिंक एक तो अवाम के लेवल पे डेफिनेटली इसराफ भी है, इसका इजहार भी किया जा रहा है। हर स्ट्रीट में आई थिंक इस्लामिक वर्ल्ड में एहतजाज हुआ है, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर नजर आ रहा है जी कि ये इन लेट्स से इन इन तरीकों से नहीं हो रहा डिप्लोमेटिकली, तो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप शुड बी एटलीस्ट इकोनॉमिक बाइकआउट, और फिर इसका इवन मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। देखें ना, अमेरिका ने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं मेडिटेरेनियन में, सिर्फ इसराइल को बैकअप करने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुकता ब्रिगेडियर साहब आपने उठाया है। जमील अहमद खान साहब, क्या दुनिया में इतनी जंगें हो चुकी हुई हैं, क्या कभी किसी ने देखा है कि किसी अस्पताल में हमला किया गया हो जहां पर मासूम लोग हों, वहां पर उनका इलाज चल रहा हो, डॉक्टर्स हों, मासूम बच्चे हों? इतलात के मुताबिक कमोवेश खवातीन, ज़ईफ़ों और बच्चों की अगर तादाद देखी जाए, कम से कम 2,500 ऐसे लोग हैं जो कि मासूम बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको शहीद किया गया है। चर्चों पर हमले हुए हैं। कहाँ गए वो आलमी क़ुव्वतें जो कि इस वक्त बड़ी वावेला कर रही होती हैं? इस हमले को कौन रोकेगा? जंगबंदी कैसे यकीनी बनाई जा सकती है? जहाँ तो ये महसूस होता है कि तमाम इंटरनेशनल कानून उसका इतलाक नहीं किया जा रहा है। और क्यों नहीं किया जा रहा है? वो यूं नहीं किया जा रहा है कि अमेरिका और उसके एलाइज वो ज़्यादा ताकतवर मुल्क हैं, ज़्यादा पैसे वाले मुल्क हैं, और उन मुल्कों के साथ जो हुक्मरान हैं हमारे 57 ममालिक में से ज़्यादातर ममालिक के, उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। लिहाजा इसमें कोई रुकावट उनको है नहीं। एक तरफ चंद लोगों का जत्था है, हमास उनको कहते हैं वो, और जो कि अपना मरता क्या ना करता, कब से वो अपनी शहादतें दे रहे हैं, जहाँ बहक वो होते जा रहे हैं। और इजराइल दूसरी तरफ एक पूरी फौज है, एक जत्थे के खिलाफ एक पूरी फौज। और वो जत्था भी जिस तरह के एक आदमी अपनी जिंदगी से और अपनी जद्दोजहद को आखिरी हद तक ले जाने के लिए अगर एक ग्रुप ने ये अपना ऑपरेशन किया है, और उस ऑपरेशन की भी ये कहा जा सकता है कि इनोसेंट जानों का ज़ियान जहां भी हो, वो ज़ाहिर है उस पर आदमी खुश नहीं हो सकता है। लेकिन फिर ये भी देखना चाहिए कि वो प्रोपोर्शन क्या है। इजराइल हर आने वाले दिन पर, आपने खुद अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया और खुद अभी ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वो न सिर्फ एक एक कारपेट बम्बिंग करके तमाम बिल्डिंगों को, कोई 40% बिल्डिंग जमीन बोस हो चुकी हैं, और जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं, वो किसी काम की नहीं रहेंगी। तो वो चाहते हैं कि खंडरात में तब्दील कर दें गाजा को, और खंडरात में तब्दील करने के बाद फिर ग्राउंड ऑपरेशन करें। और ग्राउंड ऑपरेशन जिसकी तैयारी 3 लाख फोर्स खड़ी है सामने, नॉर्थ गाजा जो कि तकरीबन छोटी सी पट्टी है, उसके सामने
और तकरीबन 400 के करीब टैंक खड़े हैं, जहाज़ों की मदद कुमक है, अमरीकी बहरी बेड़े और बरतानी बहरी जी बेड़े की कुमक है। तो दुनिया में इतना डिस्प्रोपोर्शन जो है फोर्स का देखा नहीं गया है। और अब से सुन लें बात कि वो ये है कि ये होने नाहक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये 2 बिलियन मुसलमान या 57 ममालिक, बल्कि मुसलमान तो मुसलमान, आप दुनिया के दूसरे इलाकों में भी देखें, जो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, जिनको इंसानियत की कदर है, वो जुलूस जलसे निकाल रहे हैं। जी यहाँ तक कि ज़ायोनिज़्म के मानने वाले इजरायली हुकूमत और जूस जो मुख्तलिफ इलाकों में हैं, जो अपने मजहब का हवाला दे के कह रही हैं कि देखें हमारे मजहब में ये नहीं है। अमेरिका में जुलूस निकला है, कंडेम कर रहे हैं वो इजराइल के अपने ही जो उनकी इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल जमील साहब, ये एहतजाज तो किया जा रहा है, दुनिया भर में ही किया जा रहा है, बल्कि यहूदी खुद भी एहतजाज कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए, सीज फायर की जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, वो बेनतीजा रहा। इसके अलावा OIC का इजलास 18 तारीख को बुध को हुआ, 2 रोज़ पहले, वो बेनतीजा रहा। इसके अलावा हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सर जंग बंदी नहीं हो पा रही। आप समझते हैं वाकई दुनिया इतनी बेबस है? ऊपर से हमने ये भी देख लिया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल का दौरा किया, अमरीकी सदर ने इसराइल का दौरा किया, जंग बंदी नहीं हो पा रही। इतनी बेबसी, इसकी वजह क्या है? आई थिंक दुनिया तो कम्प्लीटली डिवाइडेड है इस वक्त। अगर आप देखें इसमें वेस्ट जो है और किसी हद तक इंडिया, इन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा ओपनली कहा जी हम इसराइल के साथ हैं। अगर आप देखें उनके 14 कॉरेस्पॉन्डेंट डिप्लॉयड हैं और इंडियन मीडिया टो कर रहा है एग्जैक्टली वही लाइन जो इसराइली उनको कह रहे हैं। जबकि अगर आप देखें मुस्लिम मीडिया, उसमें मेनली अल जजीरा की इंग्रेस है, कुछ किसी हद तक आप कह लें कि लेबनान में और इजिप्ट में कुछ इस्लामिक मीडिया है। तो पब्लिक डोमेन में अगर देखा जाए तो जो OIC ने स्टांस लिया, ऑल्दो इसको अप्रिशिएट किया गया है कि कम से कम यूनाइट हुए इसमें अक्रॉस द गल्फ, चाहे ईरानियन है, चाहे सऊदीज हैं, चाहे अरबी हैं, अजमी हैं, सब यूनाइट होकर इस पे बात की है। लेकिन उसमें कुछ सजेशंस आई थी, इवन पाकिस्तान से आई थिंक सेनेटर मुश्ताक हैं, उनकी बड़ी अच्छी सजेशंस थी। परसों मैं देख रहा था या शायद कल, कि जी आप अभी अगला स्टेप उठाएं, और वो इकोनॉमिक बायकॉट का है। ये 73 में भी हुआ था, जब अरब-इसराइल वॉर हुई तो अरबों ने इनका तेल बंद किया था और उसमें लाइनें लग गई थी अमेरिका में। उसके बाद एक प्रेशर डेवलप होता है। फर्ज करें आप समझ दें जी कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है इस वक्त, तो कम से कम इकोनॉमिक प्रेशर तो आप डाल सकते। ऐसे कौन से बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ऐसी कौन सी लेट्स से जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं कि एक जालिम गवर्नमेंट है, और बेसिकली ये जायनिस्ट है। इसराइल को हम कहते तो हैं, ओवरऑल उसके अंदर भी आई थिंक काफी लोग हैं इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। और मैं शायद बोल्सन का भी देख रहा था यूट्यूब पे पैगाम के बेसिकली अमेरिका इसको यूज करता है और जायनिस्ट को आगे। इस तरह सेटलर्स का है कि वो जाके भी इवन वेस्ट बैंक में किलिंग शुरू हो गया। आई थिंक 35 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। और वेस्ट बैंक जो है उसकी गजा से भी बुरी हालत है। अगर आप देखें डेमोग्राफिकली तो 8-9 शहरों के अलावा सारे का सारा इलाका या सेटलर्स के पास है या इजरायली फोर्सेस के पास। PLO एक नाम की अथॉरिटी है। सिर्फ एक जेस्चर उन्होंने किया इस दफा के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब मिलना था जॉर्डन में 4 इस्लामी बड़े मुल्कों के हेड्स के साथ, वो उन्होंने डिनाई किया। सो टोटल आई थिंक इतना स्टैंड ले सके। सो अभी इसमें आई थिंक जो अवाम का रोल है डिफरेंट कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पॉलिटिकल डेफिनेटली इश्यूज में उलझे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है इसको अगर आप इक्वेट करें कश्मीर के साथ, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो वहाँ पे हो रहा है। जी उसी तरीके से इसको प्रेजेंट बनाया गया, उसी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज है। तो अगर हम इसी तरीके से इसको बेसिकली साइलेंस ऑफ द लैम्स भी कहते हैं कि आप अपनी बारी का फिर इंतजार करें। सो आई थिंक अवाम को भी प्रेशर डेवलप करने, मीडिया पे बड़ा जरूरी है कि आप आवाज उठाएं। उसका फर्क पड़ा है, जिस तरह भी आई थिंक एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे थे कि वेस्ट में बहुत बड़े बड़े एक्चुअली पाकिस्तान से ज्यादा तो मैंने देखा है लंदन और USA में एहतजाज हुए। यहाँ पे शायद हमारी जो दीनी जमातें हैं मेनली वो आगे आई है, सिविल सोसाइटी। सो ये प्रेशर भी बरकरार रहना चाहिए। और उसके अलावा आई थिंक इकोनॉमिक बायकॉट इज वन वेरी वाइबल ऑप्शन, जो जी हमेशा अभी रशिया के अगेंस्ट आप देखें पूरे वेस्ट ने एक इकोनॉमिक बायकॉट किया, स्विफ्ट से निकाल दिया और बहुत ज्यादा उनके इवन एनर्जी के जो उनके लेट्स से प्रोजेक्ट्स थे उनको स्कटल किया। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो आई थिंक हमारी आपके ख्याल में सजेशन यही होगी इकोनॉमिक टू बायकॉट जो है वो फौरी तौर पर कर देना चाहिए इन तमाम मुस्लिम ममालिक को? अगर जमील साहब, अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, शाम जो है वो अरब लीग में वापस आ गया। इसके अलावा हमने देखा कि ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात भी कुछ बेहतर हुए, और जो बहुत से 6-7 ऐसे अरब कंट्रीज थे जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, वो प्रोसेस भी रुक गया है। आप समझते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर ये तमाम अरब के जितने ममालिक हैं
یہ سارے بیٹھ کے بھی امداد جو ہے وہ ابھی تک بحال نہیں کروا سکے، اور رفح کا جو کراسنگ ہے، رفح کا جو ایریا ہے مصر کے ساتھ جو لگتا ہے، وہاں سے امداد نہیں آگے جا پا رہی، تو آنے والے دنوں میں پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ والے دنوں میں ظاہر ہے نا امیدی، اور وہ نا امید چاہیں اگر او آئی سی کے ممالک تھوڑی سی ہمت پکڑیں، زیادہ نہیں ہمت پکڑیں، اور اپنے ہی چارٹر جو او آئی سی کا چارٹر ہے اس کے مطابق چھوٹے سے کچھ ایکشن لے لیں۔ اور او آئی سی کا چارٹر کیا ہے کہ چارٹر کے آرٹیکل 1 میں دیا ہوا ہے کہ اسرائیل کی اسٹرگل کو او آئی سی سپورٹ کرے گی، اور القدس الشرف کو وہ کیپٹل کے طور پر اس کی جدوجہد میں مدد کرے گی فلسطینینز کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے تو انٹرنیشنل قانون موجود ہے، اس میں انٹرنیشنل قانون جو کہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تحت پاس کیا گیا ہے، اس میں دیا ہوا ہے تقریباً کہ جو 242 ہے وہ ریزولوشن، اور 338 ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس کے لیے او آئی سی ریزولوشن پاس کرے۔ دیکھیں کتنا انہوں نے نرم سا ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس بلا لیا او آئی سی کا آرٹیکل 12 کے تحت، بہت احسان عظیم کر دیا 2 بلین مسلمانوں پر۔ بیسیکلی چاہیے یہ تھا کہ آرٹیکل 9 کے تحت جو چارٹر کا اپنا ہی آرٹیکل ہے اس کے تحت وہ سربراہوں کا اجلاس بلاتے، اور سربراہوں کے اجلاس میں جو ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کچھ نہیں کرتے، اکنامک بائیکاٹ کی جو بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 57 ملک اگر یہ جنرل اسمبلی کا کال کر لیں ایکسٹرا آرڈنری سیشن، تو یہ تو ہفتے کے اندر ہو جائے گا ایکسٹرا آرڈنری سیشن جنرل اسمبلی کا، ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی، دنیا جاگے گی، اور ریزولوشن کو اگر جو پاس کر دیں اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہوئے، اور سیکیورٹی کونسل کو کہیں کہ آپ اجلاس اس پہ کریں اجلاس، تو سیکیورٹی کونسل مجبور ہوگی، اور بات ہے کوئی ویٹو ہو جائے گا وہ۔ سر سلامتی کونسل کا جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور آپ نے ویٹو کا بھی ذکر کیا ہے، تو کچھ فیکٹس اپنے ناظرین کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ امریکہ نے اگر 40 جگہ پر ویٹو کیا نا، تو اس میں سے ہاف ٹائم اس نے اسرائیل کی حمایت میں ویٹو کیا ہے۔ ایک تو یہ فیکٹس ہیں۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کے سب سے زیادہ جو وسائل ہیں وہ استعمال جو کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ امریکہ کی سب سے زیادہ امداد جو کہ 1948 سے لے کے اب تک 2023 تک جو $260 بلین ہے وہ اسرائیل کو دی گئی ہے۔ مزید بھی کانگریس سے وہ اپروو کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، امریکہ کا اس تمام تر خطے میں کیا سٹیک ہے، کیا رول ہے، اور یہاں پر اگر امریکہ جنگ میں شامل ہوتا ہے، یہاں سے ایران شامل ہوتا ہے، حزب اللہ شامل ہوتا ہے، پھر کیا سچویشن ہوگی سر؟ اس میں چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں۔ 1917 سے آپ دیکھیں یا 18 سے، جب سے بیلفور ڈکلیریشن آیا، پہلے یو کے ان کا ٹھیکیدار تھا جنہوں نے لا کے یہاں پہ ڈیموگرافک چینج کی، اور بہت بڑی آئی تھنک جینوسائیڈ ہوئی جو ان کا نقبہ ہے 1948 کا، اس کو دیکھ لیں۔ اس میں تقریباً لاکھوں فلسطینیوں کو شہید بھی کیا گیا، اور 7.5 لاکھ کو مائگریٹ کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور اس وقت کی آبادی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ورلڈ وار 2 کے بعد جب سپر پاور جیسے ویسٹ کی طرف سے امریکہ نے لیڈ کیا، تو انہوں نے اس پالیسی کو آئی تھنک پورا سپورٹ کیا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، ابھی رشی سونک ہو کے گیا ہے یو کے کا، اس سے پہلے جو ہے جرمن چانسلر تھا، اس سے پہلے یورپین یونین کی پریزیڈنٹ آئی ہیں، اس کے جو بائیڈن ہے، مطلب ایک لائن ہے ٹو شو سولیڈیرٹی۔ اینڈ انفارچونیٹلی چونکہ فلسطین کی کوئی اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے جہاں پہ ہمارے بھی لیڈران جا کے کم از کم اظہار یکجہتی کر سکیں، تو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کو۔ آئی تھنک جو شاید بولسن کی بات ہے کہ امریکہ یوٹیلائز کرتا ہے تاکہ ایک تو خطہ ڈسٹیبلائز رہے، اور مڈل ایسٹ میں جو آئل ریزروز ہیں ان کے اوپر بھی ان کی نظر رہے، اور اسرائیل کے بہانے پھر وہ ملٹری پریشر ڈیولپ کرتے ہیں۔ آئی تھنک سب سے زیادہ اسٹرانگ وائس جو آئی ہے وہ ایران سے ہے۔ اسی طرح ریجن میں اگر آپ دیکھیں، ابھی حزب اللہ والا فرنٹ بھی کافی حد تک کھل گیا ہے، اور نارتھ میں بھی لڑائی شروع ہو گئی، اس میں اسرائیل نے ابھی اسٹرائک کیا ہے کافی ساری جگہوں پہ، لیکن رسپانس میں ابھی کچھ اٹیکس ہوئے ہیں آن امریکن بیسز ان عراق، سیریا، اور آئی تھنک پرابلی ابھی تھریٹ کا آئی تھنک الرٹ لیول بھی انہوں نے بڑھا دیا کہ شاید وار ٹیرر دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ تو لک ایٹ دا کاسٹ، دے آر ریڈی ٹو پے۔ بالکل، جو خطے کے دیگر پلیئرز ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، اور اگر تو پھر کیا صورتحال ہوگی